लॉकडाउन की वो गर्म दोपहर जिसमें वो हसीना मेरे गोद में बैठी थी। मेरे हाथ उसके संतरों को दबा रहे थे और मेरा बम्बू उसकी गुफा की सैर कर रहा था। यह बात है मार्च 2020 के लॉकडाउन की, जब सारे देश में काम धंधे ठप पड़े थे। हिसार में भी लॉकडाउन लगा था, केवल कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा था। लोग छुप छुपाकर अपनी दुकानें चला रहे थे, बंद दुकानों के पीछे से सामान दे रहे थे और मैं भी अपनी दुकान से गुजारा ठीक ठाक चला रहा था। इतनी बचत नहीं थी कि बैठे बैठे खा सकूं, इसलिए मैं भी अपनी दुकान पर चला जाता था। वहां दुकान के बाहर मैंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया था। इससे दुकान की पुरानी मरम्मत भी हो रही थी। कोई ग्राहक आता तो उस शटर ऊपर करके सामान दे देता था। मैं दुकान में ग्राहकों को अंदर ले जाकर सामान दिखाता था। इतनी देर बाहर वाले भैया दुकान को बाहर से लॉक कर देते थे। ग्राहक को सामान देने के बाद मैं भैया को बोल देता, वो बाहर की स्थिति देखकर हमें बाहर निकाल देते। फिर ग्राहक अपनी राह जाता और मैं भैया के साथ काम में लग जाता था। इसी तरह हमें करीब 12 दिन हो गए थे। हम अपना काम इसी तरीके से कर रहे थे। उस दिन मैं और भैया दोनों बाहर काम कर रहे थे। तभी एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। वो कुछ जल्दी में थी और हमारी तरफ ही आ रही थी। उसने मास्क पहन रखा था, फिर भी उसे पहचानने में मुझे देर नहीं लगी। उसका नाम मुझे आज तक नहीं पता। ये भी नहीं मालूम कि वो मुझे जानती थी या नहीं। चूँकि उसका नाम नहीं पता था तो मैंने उसे काल्पनिक नाम जूही दिया। जूही कुछ दिनों पहले ही मेरे गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आई थी। तब उसे कई बार गांव में घूमते हुए देखा था। वो स्थानीय गांव की नहीं थी। उसका शरीर किसी कोमल परी से कम नहीं था। उसकी आंखें मोटी मोटी और हल्की भूरी थी। वो हमेशा मास्क में ही दिखती थी। उसने एक बड़ा सिल्वर फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। उसके बाल काले और बिल्कुल सीधे थे, एक रबर बैंड से बंधे हुए बाल उसके एक ब्रेस्ट को ढकते हुए नीचे तक जाते थे। वो हमेशा शॉर्ट्स और टी शर्ट में दिखती थी, इसलिए सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता था। गांव में शॉर्ट्स कोई आम बात नहीं थी। उसके शॉर्ट्स से उसके बड़े बड़े संतरे हमेशा बाहर आने को तैयार रहते थे। उसकी क्लीवेज भी संतरों की तरह गहरी और बड़ी बड़ी थी। उसकी चाल एकदम समान होती थी, इससे उसके अंगों का उभार छुपा रहता था। वैसे वो हमेशा गांव की एक लड़की के साथ ही दिखती थी। उस लड़की की वजह से सब उसके परिवार को जानते थे। उस दिन उसने ब्लैक कलर की लेगी पहन रखी थी। लेगी उसे थोड़ी टाइट थी, ये घुटनों और टखनों के बीच तक आ रही थी। ऊपर उसने वाइट कलर का टॉप पहना था। टॉप उसकी नाभि से ऊपर तक था। उसने अपनी आंखों में हल्का काजल लगा रखा था। काजल उसके चश्मे से साफ दिख रहा था। गर्मियों के दिन थे, इसलिए उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो सीधा हमारी तरफ ही आ रही थी। वो दुकान की तरफ आई। मैंने इशारे से उससे दुकान के लिए पूछा। उसने जल्दी में हाँ कर दिया। मैंने चाबी से दुकान खोली। तब तक वो दुकान के पास आ गई। मैंने जल्दी से उसे अंदर आने को कहा। उसके अंदर आते ही मैंने दुकान बंद कर दी। हर बार की तरह भैया ने बाहर से लॉक लगा दिया। मैंने उसे पसीने में देखकर पंखा चलाया। तभी मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उससे पूछ लिया, तुम क्यों रो रही हो? जूही बोली, मेरे घर वालों ने बाहर निकालने को मना किया था, फिर भी मैं मार्केट में बिना किसी काम के निकल आई थी। मैं अपनी दोस्त के घर जा रही थी। रास्ते में पुलिस वाले दिखे। पता नहीं उन्होंने मुझे देखा था या नहीं, लेकिन वो इधर ही आ रहे थे, इसलिए मैं डर गई और इधर आ गई। अब मुझे डर लग रहा है कि घर कैसे जाऊंगी। इतना सुनते ही मैंने भैया को पुलिस वालों के लिए सचेत किया। उसने बताया कि पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं, लेकिन वो दुकानों की जांच करते हुए आ रहे थे। अब मुझे भी डर लगने लगा। लड़की के सामने कमज़ोर भी तो नहीं पड़ सकता था। ये सब सुनकर उसकी हालत और ख़राब हो गई। वो अब रोने लगी। मैंने दुकान का पंखा और लाइट बंद कर दी। फिर
मैंने एक हाथ से जूही के सिर को पकड़ा, दूसरे हाथ से उसके मुंह को दबाया, उसे रोने से मना किया, लेकिन वो रोती रही। मैंने उसके हाथ जोड़े, उसे रोने से मना किया, बताया कि पुलिस वालों ने सुन लिया तो चालान काटेंगे, पिटाई अलग से करेंगे, वैसे भी सुबह से कुछ कमाया नहीं, तुम्हारी वजह से सारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी भैया ने बाहर से मुझे चेतावनी दी। मैंने जूही को शांत करके बाहर सुना। पुलिस वाले भैया को दुकान खोलने बोल रहे थे। अब मेरी तो हालत खराब हो गई। अकेला होता तो संभाल लेता, कह देता कि यहीं काम कर रहा था, थोड़ा आराम करने के लिए अंदर था, लेकिन अब मेरे साथ कस्टमर भी था, चालान कटना और डंडे पड़ना निश्चित था। ऐसे में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी भैया ने बाहर से जोर से बात करके इशारा किया। मुझे याद आया, मैंने झट से जूही को उठने को कहा, उसे एक छोटी सी जगह की तरफ इशारा किया। यह जगह मेरी दुकान में फर्नीचर के पीछे थी। मेरी दुकान के पास सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह में मैंने स्टोर बना रखा था। उसमें बहुत कम ज़रूरत की चीज़ें रखता था। वो ऊंचाइयों में इतना छोटा था कि कोई खड़ा नहीं हो सकता, लंबाई में भी इतना था कि कोई लेट नहीं सकता। उसके मुंह पर हमने जूतों के डब्बे रखे थे। उसके बारे में सिर्फ वही जानता था जो पहले से परिचित था। मैंने जूही को इशारा किया, स्टोर के मुंह से डब्बे उठाए, उसे चुपचाप अंदर जाने को बोला। वो पहले जाने में आनाकानी करने लगी, फिर नीचे झुकी तो मेरी नज़र उसके हिप्स पर पड़ी। उसकी लेगी नीचे झुकने से खींचकर जालीदार हो गई थी, घुटनों से थोड़ी नीचे खिसक गई। उसकी ब्लैक जालीदार पैंटी आधी बाहर दिखने लगी। मुझे वो नज़ारा बहुत शानदार लगा। उसकी गोरी पीठ पर एक मोटा तिल था। वो घोड़ी बनकर अंदर जा रही थी। उसके दोनों कूल्हे दो मोटी फुटबॉल की तरह आपस में रगड़ रहे थे। उसकी जाने के बाद मैंने पानी की बोतल उठाई, मैं भी अंदर घुस गया। जूही ढंग से बैठ नहीं पा रही थी, वो अकड़ू बैठी थी। मेरे अंदर जाने से उसे और परेशानी हो रही थी। हम दोनों उसमें टच होकर बैठ गए, दोनों ही अकड़ू थे। फिर मैंने डब्बे वापस उसी जगह पर लगा दिए। अब अंदर बिल्कुल छोटी सी जगह थी, उसमें अंधेरा छा गया था। दुकान की लाइट और पंखा मैंने पहले ही बंद कर दिया था। भैया तब दुकान का लॉक खोल रहे थे। तभी मुझे याद आया, मैं थोड़ा सा खड़ा हुआ, जेब से फ़ोन निकालने लगा। जूही ने अपने कूल्हे ज़मीन पर टिकाए पैरों को मेरी तरफ सीधा किया। उसने टाइट लेगी पहन रखी थी। अकड़ू बैठना मुश्किल हो रहा था। मैंने फ़ोन निकाल कर साइलेंट कर दिया। अब मेरे पास बैठने की जगह नहीं बची थी। मैंने जूही को पैर उठाने को कहा। उसने मुंह बनाकर पैर वैसे ही रखने देने को बोला। अब तक मेरी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी थी। मैंने उसके पैरों को हाथों से उठाया और बैठकर उन्हें अपनी गोद में रख लिया। अंधेरे में ज़्यादा नहीं दिखा, लेकिन इतना अंदाज़ा लगा कि वो मुस्कुरा रही थी। तभी भैया ने दुकान खोल दी। पुलिस वालों को अंदर कोई नहीं दिखा। एक पुलिस वाले ने भैया से पूछा, कुछ टाइम पहले तुम शटर नीचे करके लॉक लगा रहे थे। भैया ने सफाई दी, कोई सामान अंदर रह गया था, वो निकालने के लिए खोली थी। उधर भैया पुलिस वालों से बात कर रहे थे, इधर मैंने जूही के पैर अपनी गोद में ले रखे थे। मैं अकड़ू बैठा था, उसके पैर मेरे सामान पर रखे थे। अब सामान तो सामान होता है, वो परिस्थिति नहीं देखता, बस मौका देखता है। उसे टच मिला और वो धीरे धीरे सलामी देने लगा। मेरा सामान उसके पैरों को छूने लगा। मैंने पैजामा पहन रखा था। अकड़ू बैठने से वो दबकर घायल हो रहा था। मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि जूही क्या सोचेगी, कि ऐसी हालत में भी क्या सोच रहा हूँ। डर भी लगने लगा कि कहीं ये कुछ उल्टा सीधा करके पुलिस वालों के सामने बखेड़ा ना खड़ा कर दे। मेरा सामान उसके पैरों से दबने की वजह से सलामी दे रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके पैरों को एक हाथ से ऊपर किया, अपने सामान को थोड़ा एडजस्ट किया, लेकिन उसके पैर ज़्यादा ऊपर हो गए। वो पीछे की तरफ लुढ़क गई। ऊपर की दीवार से उसके सिर में चोट लग गई। अब हर तरफ बखेड़ा ही खड़ा हो रहा था। मैंने उसके सॉरी कहा, उसके सिर को मसलने लगा। उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने फिर भी मसलना जारी रखा। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है गलती से हुआ, अब रहने दो। तब जाकर मैंने उसका सिर छोड़ा। उसने पूछा, तुमने मेरे पैर ऊपर क्यों किए?
मुझे और कुछ सूझा नहीं, हर तरफ गड़बड़ हो रही थी। मैं परेशान था। उससे बोला, तेरे पैरों के वजन से मेरे सामान में दर्द हो रहा था। वो कन्फ्यूजन से देखी, बोली, सामान। तब मुझे हंसी आ गई। मैंने जैसे तैसे हंसी दबाई। वो भी समझ गई, खुद ही पैर हटा लिए। क्या आपको इस कहानी का भाग 1 पसंद आया? अगर आप दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में भाग 2 लिख कर भेजें।